हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखी है पहले अच्छे से इसे समझ लें और फिर इसे अटेंड करें। नहीं तो अगर अभी आप देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स को क्रैम करने की कोशिश करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। बेटर है एक बार अच्छे से इसकी व्याख्या को कि पंछी क्या कह रहे हैं, मतलब पंक्ति और कठिन शब्दों के अर्थ के साथ उसको अच्छे से समझिए। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। और मैं हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि पहले आप जो चैप्टर है या जो कविता है उसको अच्छे से समझ लें। बेशक फिर आप प्रश्नोत्तर अगर नहीं भी करेंगे तो आप उतने ज्ञान के आधार पर भी लिख कर आ सकते हैं। तो ये है हमारा भाग 2। और भाग 2 अब हम शुरू करते हैं। जो भी हमने भाग 1 में समझा है उसको एप्लीकेबल करेंगे। देखिए, प्रश्न 1 आपकी किताब के पीछे दिया हुआ है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो बच्चों, आपके आंसर्स ना अपने शब्दों में हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। जैसे कि हमने कविता के माध्यम से जाना था कि भाई पक्षी आकाश में आज़ाद उड़ना चाहते हैं, पिंजरे में वे अपने पंख नहीं फैला सकते। अगर वे अपने पंख फैलाएंगे तो पिंजरे की सलाखों से लड़कर उनके पंख टूट जाएंगे। ये हमने पहले जो मेरा पैराग्राफ था उसी में हमने किया था। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि आज़ादी की उड़ान उनमें नई उमंग और प्रसन्नता भर देती है। आज़ाद रहकर भी वे नदी का शीतल पानी पीना चाहते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नो डाउट, इट्स नॉट कंपलसरी कि क्लास में जो मैम आपको कॉपी में करा रही हैं वो लिखें या मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। हाँ, लिखने के बाद एक बार उसकी वर्तनी चेक ज़रूर कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी जैसे कि कई बच्चों के टूट में छोटे ऊ की मात्रा आ जाती है और छूना में भी ऊंचाइयों में भी गलती हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपके मार्क्स नहीं कटने देंगी। ठीक है, आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो उन्मुक्त यानी कि आज़ाद रहकर कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो हमने कविता में पढ़ा था कि पक्षी उन्मुक्त रहकर, मैंने आपको बताया जितना हो सके आंसर्स अपना क्वेश्चन में से ही उठाइए जो पूछा गया है, जिससे आपकी वर्तनी संबंधी मिस्टेक्स कम से कम होंगी। पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदी का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, यहाँ अनुस्वार आएगा, और नीम की कड़वी निम्बोरिया खाना चाहते हैं। वे पेड़ की ऊंची टहनियों पर भी झूला झूलना चाहते हैं। ठीक है, अब है भाव स्पष्ट कीजिए। मैंने हर पंक्तियों में आपको भाव भी बताए थे अर्थ के साथ। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। याद करो, मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी क्षितिज की। ठीक है, तो इस पंक्ति में यहाँ पे आधा क आएगा। इस पंक्ति में कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं या चाहता है कि वो आज़ाद पक्षी होते तो क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं से मिल जाना चाहते हैं, चाहे उनके प्राण भी चले जाएं। यहाँ पर कवि के माध्यम से हमने लिख दिया, आप पक्षी के माध्यम से भी लिख सकते हैं कि कवि अपने झुंड में जो है होड़ा होड़ी करते हैं ताकि वो उस जगह को मिल सके जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं। इसमें या तो वो चाहते हैं कि या तो क्षितिज मिल जाए या वो मर जाएं, या उनके सांसों की तंती सांसों की डोरी का मतलब चाहे उनके प्राण भी उड़ जाए पर वो क्षितिज को पाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कविता से आगे बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो इसमें टोटली का टोटली देखो साफ दिख रहा है, अपने विचार लिखिए। आपको अपने ही विचार लिखने हैं। तो हाँ, हेल्प के लिए यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट आंसर कि आप ऐसे लिखेंगे, हमारे ख्याल से, हमारे विचार से पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी उन्मुक्त होकर खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं और नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी या आका डंडा नहीं आएगा, टहनी पर झूलना चाहते हैं। अनुस्वार देखो, पक्षी बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पर है में बहुवचन के लिए हम न की बिंदी का यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, पिंजरे में पक्षियों को सारी सुख सुविधा हो लेकिन उड़ान उनमें उमंग और प्रसन्नता भर देती है। ठीक है, अब क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, तो ये भी आप लिख सकते हो एक्सपीरियंस के बेस पे। आइडिया के लिए मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे कि हमारे एक पड़ोसी ने पंछी पाला था, आप खुद भी लिख सकते हो कि हमने एक बार एक पक्षी पाला था। वह
उसे मेले से खरीद कर लाया था, फिर आप बताओगे कि आप उसे जहाँ से भी लाए थे। ठीक है, अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस है तो आप ऐसे लिखेंगे। किसी और के बेस पे लिख रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव पे, तो उसको इस तरह से करके लिख सकते हैं। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए रखा हुआ था तथा खाने के लिए तरह तरह का भोजन व फल रखा जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। भारी मन यानी कि इसे पता चल रहा है भाई वो अपसेट था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, यानी कि वो इस उससे देखता था उम्मीद से कि कोई मुझे यहाँ से आज़ाद कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस लिख सकते हो। आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस ना हो तो आपने कभी किसी को देखा हो तो एज्यूम करके लिख सकते हो, इमेजिन करके, बट क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना। या आप ये भी लिख सकते हो अगर आपको कहीं से कुछ नहीं समझ आ रहा तो। नेक्स्ट देखो, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। यानी कि इसका मतलब है क्वेश्चन का कि केवल आज़ादी ही नहीं छिनती पक्षियों की, हनन मतलब आज़ादी ही नष्ट नहीं होती, बल्कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है पिंजरे में बंद करने से, तो इस पंक्तियों पे 10 विचार लिखने, तो चलो मैं बताती हूँ कैसे इफेक्ट होता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो, अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद रखेंगे तो इससे हमारे पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। पहली लाइन आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, पक्षी छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं जिससे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, नियमित होती है। यानी पक्षी खाते हैं तो क्या होता है, कीड़ों की संख्या में बढ़ोतरी उतनी नहीं होती। ये कीड़े हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आ का डंडा आएगा यहाँ। ये पक्षी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी। पक्षी पर्यावरण में भी अनेक चीज़ों में सहायक का काम करते हैं, जैसे पक्षी फलों को खाकर बीजों को गिरा देते हैं जिससे नए पौधे पनपते हैं। ठीक है, कुछ पक्षी पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं, जैसे हमारे द्वारा फेंकी रोटी का टुकड़ा खाकर उसे स्वच्छ बनाए रखने का भी प्रयास करते हैं। बट हम अगर ऐसी हैबिट बनाने लग गए हर कोई कि भाई पिंजरे में बंद कर लेंगे, और दूसरा पता है एक चीज़ और क्या हो सकती है, अगर हम इस तरह की हैबिट और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोग पक्षियों को पकड़ पकड़ के दुकानें बहुत सी खुलने लग जाएंगी जिससे पक्षियों की तस्करी भी होने लग जाएगी, और लोग मुंह मांगे पैसे मांगेंगे, जो जैसे कलरफुल पैरट होता है ना उसको लेकर। तो इस तरह से क्या होगा, पक्षियों का एक नया व्यापार शुरू हो जाएगा। पक्षियों के बॉडी के पार्ट्स जो कीमती होते हैं, जैसे आपको पता होगा दिवाली के समय कई लोग ना उल्लुओं की तस्करी भी करते हैं। तो कहने का अर्थ है यदि हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दें ना, तो बहुत से इवन हमारा पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा। और आप इसके अतिरिक्त आप और कोई भी जानकारी जानते हैं तो वो भी अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मना नहीं है, उसमें हमें अपने विचार लिखने के लिए ही कहा है। अब आगे देखो, अनुमान और कल्पना का तो मतलब ही होता है आपको अनुमान करके यानी गैस करके लिखना है। जैसे क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण यानी कि जो अर्बनाइजेशन है और जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी अभी हम आदतें हैबिट्स हमने अडॉप्ट की हुई हैं, उससे जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। पक्षियों से रहित, रहित का मतलब होता है के बिना, तो पक्षियों के बिना वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन यानी कि डिबेट का। तो अब आप ये सोचोगे कि छोड़ो ये कौन सा पेपर में आएगा, बट आप यही भूल करते हो। हम हर एक चीज़ को ये सोचकर छोड़ते हैं कि एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, बट ये नहीं सोचते कि इससे जुड़ी हमें और क्या जानकारी मिल रही है जिससे हमें अवेयरनेस होगी। हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे कि नंबर लेने हैं, पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क होंगे तो हम अपने पर्यावरण की जो है बचाव करेंगे, जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी सेफ़ होगा। आज आप लोग इतनी चीज़ें देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने संरक्षण किया है इन चीज़ों का, तभी आप देख पा रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे द्वारा जीने वाली जीवन शैली कैसे बर्ड्स को इफेक्ट करती है वो देखो। मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण के लिए मानव अपने रहने के लिए तो इमारतें बनाने के लिए पेड़ काट रहा है, ठीक है, जिससे जंगल कम होते जा रहे हैं, जो कि पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि हमें पता है कि बर्ड्स तो वन में ही रहते हैं मोस्टली, क्योंकि पक्षियों के घर इन पेड़ों पर ही होते हैं। पेड़ों के कम होने से हमारा पर्यावरण और पानी भी प्रदूषित हो रहा है, और पक्षियों को खाने के लिए फल भी कम मिल रहे हैं, जो पक्षियों के लिए घातक है। अब इस समस्या से बचने के लिए हमें अपना पर्यावरण शुद्ध रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे जिससे पक्षियों को कोई नुकसान ना हो। अब ये बात कहने में लिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट
कितने लोग प्रैक्टिकली इसको फॉलो करते हैं वो डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर ही है, हमारे हाथ में ही है कि हम क्या नंबर लेने के लिए शीट में लिख देंगे या फ्यूचर में कभी बड़े होके ऐसे किसी गलत चीज़ के प्रति अपनी आवाज़ भी उठाएंगे या खुद ऐसा गलत कार्य ना करके भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। ये सारी चीज़ों की समझ आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अटेंड करके ही आएंगी। अब देखो, जैसे यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया यानी कि घर बनाया है, ठीक है, आपके घर पे या घर के आसपास, और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जैसे रेंट पे रहते हैं या कभी हम लोग नया मकान खरीद लेते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ पर हमारे जो किसी बर्ड ने घोंसला बना रखा हो, जैसे हमने याद है क्लास 6 में करा था केशव वाला चैप्टर, और श्यामा वाला कार्निस पे अंडे दे रखे थे, है ना, याद आ रहा है तुम्हें वो? हाँ, तो बिल्कुल उसी तरह। तो अगर मान लो हम तो शिफ्ट हो गए, तो क्या हम उन बर्ड्स को ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या हम उनके लिए बंदोबस्त नहीं करेंगे? तो वो यही कह रहे हैं कि क्या प्रबंध करना आप आवश्यक समझेंगे। तो हम इसमें आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं, जैसे कि यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें अपना घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम संभवतः प्रयास तो यही करेंगे कि घोंसले को छेड़ा ना जाए और उस पक्षी के बाहर आने जाने का स्थान भी खुला रहे। यानी ऐसा ना हो कि हम चले गए और वहाँ से आके कोई भी उसके घोंसले को गिरा रहा है, कुछ है। तो अगर हम आसपास के एरिया में गए हैं तो हम थोड़ी सी नज़र रख लेंगे डेली बेस पे या 2-3 दिन में। लेकिन यदि ऐसा ना हो पाए, बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम घोंसले को सावधानी पूर्वक उठाकर घर के बाहर किसी ऊंचे स्थान पर रखेंगे जहाँ उस पक्षी की नज़र पड़ सके, ताकि वो देख ले और कि भाई मेरा भी नया घर मतलब यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो वो वहाँ जा पाए। यानी कि, और अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे उसको हमारे जाने के बाद किसी बिल्ली से, बंदर से, किसी ऐसे दूसरे बर्ड से जैसे चील वगैरह हो गई उससे खतरा है, तो आप इसमें भी अपने कुछ दूसरी राय भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट भाषा की बात। भाषा की बात को अटेंड करने से आपका जो लैंग्वेज पोर्शन है वो क्लियर होता है। देखो, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं मैंने बताया भी है आपको कई बार, और विशेषण की मेरी एक वीडियो भी है ग्रामर की प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हो। गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो रंग, रूप, किसी की दोष, अवस्था, ठीक है, आकार, प्रकार आदि चीज़ों को दिखाते हैं। तो अब जैसे देखो, कनक क्या है हमारा? सोना। तीलियाँ क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, पिंजरे में ऐसी होती हैं लगी हुई सलाखें। तो यहाँ पर अब देखो, तीलियाँ कैसी हैं? कनक की हैं। कनक यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है। तो उन्होंने कहा कविता से ढूंढ कर लिखना है। तो तीलियाँ कैसी हैं? सोने की हैं, कनक जैसी हैं, ठीक है। निम्बोरी कैसी है? कटुक यानी कि कड़वी हैं। अनार कैसे हैं? तारक, तारक यानी कि तारे के जैसे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से उपमा दी गई है तारों को अनार के जैसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये विशेषण है। अब देखो, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। मैंने आपको इस बार जब लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था तो बताया था, जो जहाँ पे ये निशान आता है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। जो छोटा सा होता है योजक चिन्ह होता है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामसिक चिन्ह और योजक चिन्ह भी कहते हैं। ये जो है इसे सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। और मतलब इसका मतलब क्या होता है? और, ठीक है। जैसे भूखे प्यासे को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा? भूखे और प्यासे। अब आपने देखा होगा कि इसकी जगह क्या आ गया? इसकी जगह आ गया और। तो इस प्रकार के 10 और उदाहरण हमें लिखने हैं। तो जैसे देखो, सुख दुख, सुख और दुख, ठीक है। दिन रात, दिन और रात, सुबह शाम, सुबह और शाम। तो ऑल दीज आर वेरी इजी, यू कैन रीड, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। भाई बहन, भाई और बहन। तो बस इतना याद रखना, योजक चिन्ह पूछा जाए, सामसिक चिन्ह पूछा जाए, उदाहरण पूछा जाए, बट इतना ध्यान रखना कि इसका नाम क्या है, ठीक है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और पार्ट 3 को देखना मत भूलना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।